नमस्कार, नेशन एट 9 आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, नेशन एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज पहली खबर होगी पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जहां पीएम मोदी आज दिल्ली में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है। माना यह जा रहा है कि सहयोगी दलों के कुछ सांसदों को मंत्री बनाया भी जा सकता है। पीएम मोदी अगले लोकसभा चुनाव के पहले आखिरी और मंत्रिपरिषद का नए सिरे से पुनर्गठन करना चाहते हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए माना यह जा रहा है कि कई प्रमुख मंत्रियों को बीजेपी के संगठन में भेजा जा सकता है। वहीं यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार से कुछ नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बीते दिनों कई बार बैठकें की है। इन बैठकों में मुख्य रूप से गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी यहाँ पर शामिल हुए थे। अगली खबर दिल्ली से है, जहां बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक हुई। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। कई फैसले भी लिए गए, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला हुआ। काउंसिल की बैठक की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि मछली के पेस्ट पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया है। बैठक में कैंसर की दवा के इंपोर्ट पर जीएसटी को खत्म करने का फैसला किया गया। साथ ही मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर भी आईजीएसटी को खत्म किया गया है। बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेजेस जीएसटी को 18% से कम करने 5% किए जाने के प्रस्ताव दिया गया। काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें, यहां पर कांग्रेस आज से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सभी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ नेता को सौंपी गई है। सितंबर में हर जिले में पदयात्रा निकाली जाएगी। वहीं अगले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक की थी और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महाराष्ट्र के प्रभारी एच.के. पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, मुकुल वासनिक भी यहां पर शामिल हुए थे। चलिए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें ऊर्जा सेक्टर को लेकर अहम प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत बिजली की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया गया है। कैबिनेट ने 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मिशन वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बाल संरक्षण योजना का नाम परिवर्तित करके वात्सल्य योजना करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। केंद्र सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज योजना के संबंध में प्रतापगढ़ स्वशासी मेडिकल कॉलेज के जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते एक बार फिर से रुख बिहार की ओर, जहां पर विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई के चार्जशीट में तेजस्वी यादव के नाम को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बीजेपी विधायक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीते दिन विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायकों के कुर्सियां फेंक कर जमकर हंगामा किया गया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सिर्फ 16 मिनट ही चली। सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही 6 मिनट तक चली है। इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा हुआ। इसके बाद 10 मिनट के बाद कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बात करेंगे बिहार की, जहां पर विपक्ष के द्वारा आज उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। वो है तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को बिहार के विकास या फिर बिहार की जनता की चिंता नहीं है। नियम के मुताबिक सदन को चलने देना चाहिए, लेकिन ये सदन को चलने नहीं दे रहा है। बीजेपी को जनता के मुद्दों से कोई भी मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पहली बार सदन में चुनकर 2015 में आए और मंत्री भी 2015 में ही बने, लेकिन ये मामला कब का है? लालू यादव के रेल मंत्री का कार्यकाल 2004 से 2009 तक था। उस समय मैं 15 साल का था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कार्यकाल में कोई ये बता दे कि कौन सा कार्य कर दिया जो भ्रष्टाचारी हमें कहा जा रहा है। डिप्टी पीसीएम ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरियां और बहालियां भी दे रही है।
जल्द ही हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में पब्लिक हेल्थ कैडर अब लाने जा रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 10 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये मीटिंग विधानसभा में आयोजित होगी। बैठक में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की नई नीति, क्षमता निर्माण नीति जैसे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। आज की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इन प्रस्तावों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की नई नीति, क्षमता निर्माण नीति 2023 और प्रत्येक जिले में एक बालक बालिका समरसता छात्रावास के भवन निर्माण के लिए 370 करोड़ की स्वीकृति समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं। मीटिंग में कर्मचारियों की प्रशिक्षण नीति में बदलाव को मंजूरी मिल सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात अब करेंगे, जहां पर आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक शाम 6 बजे सीएम हाउस में बुलाई गई है। माना यह जा रहा है कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधन विधेयक को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं बैठक में खरीफ सीजन की खेती को लेकर भी चर्चा प्रस्तावित है। इसके लिए कृषि विभाग को पूरी तरह से रिपोर्ट के साथ आने के निर्देश भी दिए गए। बीते 6 जुलाई को ही कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कर्मचारियों का डीए बढ़ाने सहित कई अहम फैसले वहां पर लिए गए थे। वहीं इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज होने वाली बैठक में कई अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। चलिए खबर राजस्थान से लेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 51,21,969 पेंशनर्स के बैंक खातों में 1,05,41,28,750 रुपए हस्तांतरित किए हैं। गहलोत ने सीएम निवास पर राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद में कार्यक्रम में मई जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि बटन दबाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजकर राहत पहुंचाई है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत, उनकी सामाजिक सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सीएम गहलोत ने लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में कहा है कि आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसी भावना को लेकर राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर एक्ट भी बनाएंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे। एक बात झारखंड की करते हैं, जहां पर बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में डीवीसी कमांड एरिया में 4 ग्रेड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके लिए कुल 579 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत हजारीबाग, गोमिया और बलियापुर में ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। इसके अलावा गिरिडीह में सड़क निर्माण के लिए 42 करोड़ की राशि की भी स्वीकृति मिली है। गोड्डा में 17 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है। नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकार का गठन किया गया है। वहीं जेल में बंद कैदियों की असामयिक मौत पर मुआवजा राशि मिलेगी। इसके अलावा झारखंड में 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होगा। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों, आपदा प्रबंधन में लगे लोगों, कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। सीएम धामी ने कहा कि बारिश के अलर्ट को देखते हुए हमारी सभी संस्थाएं काम कर रही हैं। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पीडब्ल्यूडी को लोगों को लगाया गया है। सेना को भी तैनात किया गया है। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी मौसम को देखकर ही यात्रा करने की अपील जारी की है। ये भी कहा गया है कि 4 धाम आने वाले सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे मौसम के अलर्ट को देखकर ही यात्रा करें। आपको बता दें कि मानसून की भारी बारिश की वजह से नदियां, नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर भूस्खलन और भूधसाव की वजह से रास्ते भी बंद हो गए हैं। वहीं अगली खबर हिमाचल से, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में आपदा से निपटने के लिए केंद्र की सरकार से कई बड़ी बातें कही और मदद भी मांगी है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी प्रदेश की मदद मांगी गई है। वहीं इसके अलावा
प्रदेश के कुल्लू और मंडी और लाहौल में हुई नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें इस कमेटी की कमान फिलहाल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस संजय अवस्थी को सौंपी गई है, जो क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करेंगे। सीएम सबको हेलीकॉप्टर से सैंध घाटी, मणिकरण, मनाली जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी बिजली, पानी और सड़क बहाली को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर पंजाब से है, जहां आम आदमी पार्टी ने राजधानी और यूटी चंडीगढ़ में आप पंजाब इकाई को कार्यालय की भूमि आवंटित करने के लिए राज्यपाल को खत लिखा। आप पंजाब के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल और यूटी प्रशासन बनवारी लाल पुरोहित को लिखे पत्र में कहा है कि आम आदमी पार्टी एक अपंजीकृत राजनीतिक दल है, जो इस साल अप्रैल में राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। पत्र में आगे लिखा गया है कि पंजाब में पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और राज्य में सभी 7 राज्यसभा सदस्य भी आपके ही हैं। चंडीगढ़ में भी 35 में से उनके पास 14 पार्षद हैं, लेकिन कई बार बैठकों और बातचीत में पार्टी कार्यालय के लिए संस्थागत जमीन मांगने और लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जहां पर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के बंद होने की वजह से स्थगित की गई अमरनाथ यात्रा 3 दिन बाद बीते दिन एक बार फिर शुरू हो गई है। रामबन खंड पर मरम्मत का काम लगातार जारी है। राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से राजमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे मरम्मत के बाद खोल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि तीर्थयात्रियों के एक नए जत्थे को अमरनाथ गुफा मंदिर के आगे की यात्रा के लिए कश्मीर की ओर जाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं आपके लिए भी जानना जरूरी है कि यात्रा स्थगित होने की वजह से लगभग 8000 तीर्थयात्री जम्मू, खासकर भगवती नगर आधार शिविर में ही फंसे हुए थे। चलिए बात होगी तेलंगाना की, जहां पर हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कि यूसीसी में मुस्लिमों को सबक मिलेगा, लेकिन ये आम कानून पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर यूसीसी लागू नहीं किया गया तो मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुसलमानों को नुकसान होगा। ये देश में हमारी पहचान मिटाने के लिए किया जा रहा है। ओवैसी ने इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए कहा है कि हमारे पीएम कह रहे हैं कि देश में 2 कानून नहीं हो सकते, लेकिन ब्रिटिश में स्कॉटिश और अंग्रेजी में 2 कानून हैं और इससे इंग्लैंड कमजोर नहीं हुआ। वहीं श्रीलंका, इजराइल, सिंगापुर अपने निजी कानून हैं। आपको ये भी बता दें कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धार्मिक संगठनों, आम लोगों से राय मांगी थी, जिसकी समय सीमा अब खत्म होने जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, जहां पर पंचायत चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। टीएमसी ने अब तक हुई मतगणना में भारी जीत हासिल की है। बीते दिन काउंटिंग खत्म होने तक टीएमसी 16,330 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि 3,002 सीटों पर आगे उछल रही है। वहीं बीजेपी 3,790 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी 802 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीआई ने 1206 सीटें जीती और 488 सीटों पर आगे चल रही है। मतगणना के लिए सभी केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पंचायत चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों में जमकर हिंसा भी हुई थी। चुनावी प्रक्रिया के दौरान 27 लोगों की जानें भी चली गई थी। चलिए अगली खबर असम से होगी, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के 100 से अधिक लोगों ने पंचायत चुनाव में हिंसा के बाद जान का खतरा होने की वजह से असम में शरण ली है। शर्मा ने कहा कि इन लोगों को राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। ये भी कहा है, भरोसा दिलाया गया कि संकट के समय उन्हें सभी तरह की मानवीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों को अपना मूल्यवान और सम्मानित पड़ोसी भी मानते हैं। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने इसी तरह की सहायता की थी। आप आश्वस्त रहें, संकट के समय किसी भी मानवीय सहायता के लिए हम पर भरोसा कर सकते हैं। अरुणाचल की बात करें, जहां पर राज्य में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में मौसम को लेकर कई तरह की गतिविधियां जारी की गई हैं, जिनमें से एक चक्रवाती हवाओं का भी आसार बना हुआ है। मौसम विभाग ने उपरोक्त मौसम संबंधी गतिविधि को देखते हुए आज यानी कि 11 जुलाई को भी राज्य में भयंकर बारिश होने के आसार अब जताए। वहीं 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की आशंका अब जताई है। साथ ही लोगों के बचाव के लिए सरकार की तरफ से
राहत बचाव काम भी शुरू किए गए। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी है। मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने और किसी भी तरह के व्यापार से संबंधित काम के लिए न जाने की और न आने की चेतावनी जारी की है। खबरों में रुख करेंगे मेघालय की ओर, जहां मेघालय में मंत्री अम्पारीन लिंगदोह के आवास पर कल देर शाम पथराव हुआ। वहीं मेघालय पुलिस ने पथराव करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना शाम करीब 7:30 बजे हुई। अधिकारी ने यह भी कहा कि उस व्यक्ति की पहचान टिबोर लिंटिंग के रूप में हुई है, जो मलकी का निवासी है। पूछताछ कर पता चला कि ये कोशिश की जा रही है कि क्या उसने अकेले या किसी समूह के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। साथ ही ये भी कहा कि अभी हमले के पीछे का मकसद कुछ पता नहीं चल पाया है। मंत्री के परिवार के मुताबिक घर पर पथराव के बाद उन्होंने कांच टूटने की आवाज सुनी। एक सदस्य ने कहा है कि हमलावर ने 2 बार पथराव किया, जिसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। वहीं खबर मणिपुर से, जहां पर चुंदारपुर जिले के एक्सिस बैंक की एक शाखा से कम 1 करोड़ रुपए की नकदी वहां पर चोरी हो गई। बैंक की शाखा राज्य में जाति हिंसा के कारण 4 मई से बंद हो गई है। जैसे ही दोबारा बैंक खुले गए तो वहां पर रुपए चोरी होने का पता चला। वहीं इंफाल में पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि मीडिया के एक वर्ग में ये खबर आई है कि एक्सिस बैंक की चूराचांदपुर शाखा में डकैती हुई है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि ये डकैती नहीं हुई है। वहीं क्योंकि 3 मई को मणिपुर में जाति हिंसा भड़कने के बाद 4 मई से बैंक शाखा बंद थी और इसे सोमवार को खोला गया, जिसके बाद बैंक में चोरी हुई। साथ ही खबरों के मुताबिक चोर बाथरूम के माध्यम से बैंक में घुसे हैं। इलाके में तलाशी अभियान इस समय जारी है। बात करते हैं मिजोरम की, जहां मिजोरम के आइजोल स्थित जो कुकी समूह, जिसमें चिन कुकी मुजो जोमी जातिता के लोग शामिल हैं, लोगों ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आइजोल में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। प्रदर्शन का उद्देश्य मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा और केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई न करने को लेकर विरोध करेंगे। समूह का कहना है कि प्रदर्शन से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित होगा। प्रदेश के दौरान समूह ने पीएम नरेंद्र मोदी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और मैरम्बर रामेश मंगा सहित राजनीतिक नेताओं के पुतले जलाने की योजना बनाई। वहीं नागालैंड की बात करते हैं, जहां पर 11 जुलाई को नई दिल्ली में NCNN और नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच यहां पर बैठक हुई। बैठक में अलग अलग जगह से तमाम वहां पर दिग्गज शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र नागा राजनीतिक मुद्दों पर समाधान ढूंढने को इच्छुक है। वहीं ये बैठक कथित तौर पर लंबे दौर से चली आ रही और बढ़ने और तटस्थ संस्थाओं के रूप में मणिपुर मौजूदा हालात को कम करने की कोशिश के दोहरे एजेंडे के साथ आयोजित की गई थी। खबर सिक्किम से होगी, जहां शिकायत निवारण में बड़े प्रदेशों में यूपी अव्वल तो पूर्वोत्तर में सिक्किम सबसे पहले नंबर पर रहा। केंद्र सरकार ने कल सार्वजनिक शिकायत निवारण संबंधी जो पोर्टल है उसको जारी किया। रिपोर्ट जारी की गई, उसमें पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम पहले नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्किम ने जनवरी से जून तक 2023 तक 43 दिनों के अंदर समापन समय के साथ 173 शिकायतों का निपटारा किया। इसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश है। वहीं खबर है त्रिपुरा से, जहां पर मुख्यमंत्री माणिक साह ने आपसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को अनानास उपहार के तौर पर भेजा है। सीएम ने खास तरह की तकरीबन 980 किलो अनानास भेजे। अनानास की इस खास किस्म का नाम है कीब है, जो अपने आप में बाकी अनानास की प्रजातियों से काफी अलग है। कीब प्रजाति के अनानास सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू के चलते भी काफी वहां पर खास है। अनानास की एक किस्म काफी देर से पकती है और भारत की लीडिंग कमर्शियल किस्म है। यह अनानास लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां पर मदुरई में भक्तों के तिरुवनंतपुरम मुरुगन मंदिर के श्रवण पोइकाई तालाब को साफ करने की मांग हुई है। साथ ही मामले को लेकर तिरुपरकुंद्रम मुरुगन मंदिर समिति का कहना है कि दर्शन पूजन करने आए लोग ही तालाब में फूल माला, दीप जैसी चीजें डालते हैं, जिससे कि तालाब के अंदर काफी गंदगी जमा हो जाती है। वहीं कवर कर्नाटक से, जहां पर सिद्धरामैया ने अन्य भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले नगद में भुगतान देने की बात कही है। डीबीटी की शुरुआत के साथ ही राज्य में कांग्रेस की सरकार ने मई में हुए चुनाव से पहले घोषित 5 गारंटी में से एक और गारंटी को पूरा किया है। राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान की गई गारंटी को पूरा करने के लिए आ रही मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि चावल की खरीद में मुश्किलें आ रही हैं, इसके लिए लाभार्थियों को नगद के रूप में भुगतान किया जाएगा। अब सरकार का यह भी कहना है कि अतिरिक्त चावल के लिए 34 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से 34 रुपए दिए जाएंगे।
तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद लाभार्थियों को तरह तरह की जो घोषणाएं की गई थी उससे लोगों को लाभ पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। दीपिका, बिल्कुल, इसी के साथ नेशन एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिएगा। नमस्कार।